हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप अकेडमी। जी हाँ दोस्तों, आज हम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे की पोएम डिस्कस करेंगे। डीएसएसबी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है। इससे रिलेटेड स्टेंजास से रिलेटेड लाइंस दे देंगे आपको। पूछेंगे कौन सी पोइट्री की है, किस पोएम की है, आपको डिफाइन करना होगा। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की शुरुआत स्टेंजास हैं। इसमें स्टेंजास हैं हमारे। ये पोयम जिंदगी की सच्चाई और मौत के बारे में, कि मौत अमीर हो या गरीब हो, सबको एक दिन आएगी, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये उसके बारे में। एलिजी मीन्स जो कि दुख की सिचुएशन होती है उसको डिफाइन करते हैं एलिजीज में। अब हम इसके टेक्स्ट पे आते हैं, टेक्स्ट को पढ़ेंगे। जो हमारा स्टेंजा 1 है, शाम का ये समय है। द कर्फ्यू ट्रोल्स द नील ऑफ पार्टनिंग डे। शाम की घंटी, कर्फ्यू मतलब घंटी, बज रही है, जो इशारा है कि दिन खत्म हो गया है। द lowing heard when slowly ओरे द ले। गाय भैंस, हियर्ड मतलब गाय भैंसें, आवाज निकालती हुई धीरे धीरे घास के मैदान, ले मीन्स मैदान, से घर लौट रही हैं। थर्ड लाइन है द प्लोवमैन होम होमवर्ड प्लॉट हिज वेरी वे। इसमें किसान, जो प्लोमैन है किसान, दिन भर की खेती मेहनत करके थका हारा घर पे लौट रहा है, घर की तरफ आ रहा है। एंड द वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। अब सब अपने घर चले गए हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ अंधेरा बचा है, और मैं पोएट अकेला हूँ। यहाँ पे सब अपने अपने घर चले जाते हैं, शाम का समय हो रहा है, रात का समय पास आने वाला है, सब अपने घर जा रहे हैं और अंधेरा और पोएट अकेले बचे हैं। सेकंड स्टेंजा की बात करें। Now fades the glimmering landscape on the sight, and all the air a solemn stillness hold। फर्स्ट लाइन का मतलब है Now fades the glimmering landscape on the sight। धुंधली रोशनी खत्म हो रही है, मीन्स हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है अंधेरे में, वो भी खत्म हो रही है। और सामने का नज़ारा अब देखना बंद हो रहा है, जो भी सामने है वो चीज़ें दिखाई देनी बंद हो रही हैं। सब कुछ फेड हो रहा है, सब कुछ दिखना बंद हो रहा है धीरे धीरे। एंड ऑल द एयर इज सोलमन स्टिल होल्ड। हर तरफ एक गहरी और गंभीर खामोशी, सीरियसनेस, सोलमन सीरियसनेस, स्टिलनेस स्थिर छाई हुई है। हर तरफ खामोशी और सीरियसनेस छाई हुई है। सेव वेयर द बिटल्स व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट। बस कहीं कहीं एक कीड़े, बिटल मतलब कीड़े रेंग रहे हैं, या कीड़े उड़ने की, व्हील्स ड्रोनिंग मतलब वो हवा में उड़ रहे हैं, बिटल्स की भुन भुन, वो बी बी करते हैं, की आवाज आ रही है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग लोल द डिस्टेंस फॉल्स। और दूर जो हमारी भेड़ है, शिप के गेल, जो उनके गले में घंटियां होती हैं, शिप के घंटियां की हल्की हल्की आवाज आ रही है, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुला रही हूँ। कोई हल्की हल्का म्यूजिक बजा के आपको रिलैक्स करता है, और आपको हल्का हल्का सा क्या होता है,
मूड स्विंग होके सोने की तरफ जा रहे होते हैं इसमें हम। एंड ड्राउजिंग ट्विंकलिंग लल द डिस्टेंस फॉल्स, इसमें क्या है, जो शिप्स हैं, भेड़ों के गले में वो घंटियां हैं, वो हल्की आवाज आ रही है और वो सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेंजा 3, यहाँ पे उल्लू की शिकायतें के बारे में बात हो रही है। सेव दैट फ्रॉम योंडर एवरी मेटल टॉवर, बस और दूर पुरानी मीनार, टावर मीन्स मीनार, से जो बैलें, एवरी मीन्स बैलें से ढकी हुई हैं। जो मीन्स यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि बस उस दूर पुरानी मीनार टावर से जो बेलन से ढकी हुई है। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट लाइन है द मोपिंग आउल, द मोपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेंट्स, एक उदास उल्लू चांद से शिकायत कर रहा है, कंप्लेंट्स में शिकायत कर रहा है, ऑफ सच एज वंडरिंग नियर हर सीक्रेट बोरोस, मोल्डेस्ट हर एशियन सोलेटरी रेन, इसका मतलब है वो उन लोगों से परेशान है जो उसके अकेलेपन में दखल दे रहे हैं और उसके पुराने इलाके में घूम रहे हैं, मीन्स उसकी जो पीस है उसमें दखल अंदाजी दे रहे हैं और उसके जो सराउंडिंग्स हैं उसमें घूम रहे हैं। अब स्टेंजा 4 की बात करें। स्टेंजा 4 डील करता है गरीबी पूर्वजों की कब्रों के बारे में। Beneath those rugged elms that you trees shade, उन पुराने पेड़ों को, elm and yew मतलब उन पुराने पेड़ों की छांव के नीचे, where heavens the trough in many a mouldering ring heaps, जहाँ मिट्टी उबड़ खाबड़ है। heaps का मतलब है उबड़ खाबड़, उनकी उनमें दरारें आ रखी हैं, दरारों की तरफ ढक रही है। ये उनकी कब्रें हैं, मीन्स कब्र के पास थोड़ी मिट्टी ऊपर नीचे होती, ये उनकी कब्रों के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, इसका मतलब है हर कोई अपनी छोटी सी कोठरी, मीन्स छोटे सी उस कब्र में, नैरो ग्रेव में अब हमेशा के लिए लेटा है। द रूड फोरफादर्स ऑफ द हेलमेट स्लीप, इसमें बात कर रहे हैं इससे छोटे से गांव हेलमेट के सीधे साधे पूर्वज, फोरफादर्स मतलब उसके जो पूर्वज हैं, यहाँ सुकून से सो रहे हैं। स्टेंजा 5 की बात करें। द स्टेंजा 5 में मैं बात करूं, सुबह अब उन्हें नहीं जगाएगी कभी, मीन सुबह अब कोई सुबह जगाने वाला नहीं होगा। द ब्रीजी कोल ऑफ इंटेंस ब्रीदिंग मॉन, खुशबूदार ठंडी सुबह की हवाएं चल रही हैं वहां पे। ब्रीजी मतलब हवाएं जो कि बहुत सुंदर हैं, खुशबूदार हैं। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, चिड़िया, स्वेलो मीन्स चिड़िया का उन्हें घोंसलों में चू 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 करना, चहचहाना, वो अपनी स्ट्रॉ से अपने घोंसले बिल्ड कर रही है, उड़ रही हैं बार बार। द क्लॉक श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न, इसमें क्या कह रहे हैं, मुर्गे की आवाज या शिकारियों का बजाया हुआ हॉर्न अब वो सुन रहा है, इको कर रहा है, बज रहा है सब। नो मोर शेल रोयूज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, अब ये सब क्या है, अब इन ये सब अब इन मरे हुए लोगों को उनकी कब्र से लोली बेड से नहीं जगा पाएंगी।
ये जितनी भी आवाज़ें, जितनी भी खुशबुएं हैं, अब जो मरे हुए हैं दफन है अपनी ग्रेव में, अब वो नहीं उठेंगे, ये चीज़ें उनको उठा नहीं पाएंगी। स्टेंजा 6 की बात करें, परिवार की कमी से रिलेटेड है ये। फ्रॉम देम नो मोर द ब्लेजिंग हेल्थ शैल बर्न। अब उनके लिए घर का चूल्हा, हर्थ मतलब चूल्हा, नहीं जलेगा, यानी उनका घर अब उनका इंतजार नहीं करेगा। और बिजी हाउसवाइफ प्ले हर इवनिंग केयर, ना ही उनकी पत्नियां शाम को उनके लिए काम करेंगी। नो चिल्ड्रन रन टू लिप्स देयर सेरे रिटर्न्स। ना बच्चे अपने पिता, सियरे मीन्स उनके फादर को कहते हैं पिता, के आने पर हल, उनके जो घर में पिता पापा आते हैं तो उनके आने पर वो हिलते डुलते हंसते मुस्कुराते हैं, अब वो भी नहीं होगा। और क्लेम हिज नी द एनवियट्स किस टू शेयर। और ना ही कोई उनके घुटनों पर चढ़ेगा प्यार पाने के लिए। बच्चे होते हैं, आप जो भी पेरेंट्स आते हैं तो घर में उनके पैरों पे चढ़ते हैं और अपना लव शो करते हैं। स्टेंजा 7 की बात करें, स्टेंजा 7 में उनकी मेहनत का वक्त के बारे में डिफाइन कर रखा है इसमें। ऑफन डेट द हार्वेस्ट टू देयर सेकल yield। कितनी ही बार उन्होंने अपनी दराती सेकल मीन्स दराती से फसलें काटी हैं, मीन्स इसमें हार्वेस्ट की बात करें, कितनी बार वो खेत में गए हैं और अपनी फसलों को काटा है। देयर फैरो ऑफ्टन द स्टबन ग्लेब हैज ब्रोक। उनके हाल, प्लो मीन्स हाल, अगर आपको किसान के बारे में पता है तो वो हल से जोतता है ना अपनी धरती। हल की बात कर रही हूँ मैं। हल ने कितनी ही बार खेत मीन्स जमीन को जोता होगा, खोदा होगा। उस फैरो ने कितनी बार उस जमीन को उखाड़ के बोया होगा, खोदा होगा, कितनी बार उसने दराती उठाई, सिकल उठाई और हार्वेस्ट करा होगा, जो बोया था उसको काटा होगा। हाउ जोकोंड डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड। इसमें कह रहे हैं वो कितनी खुशी, जोकोंड मीन्स खुशी से अपने बैलों के खेत जाते थे, मीन्स अपने बैलों के साथ खेत में जाते थे, कितनी खुशी होती थी उनको जब जाते थे। हाउ बोर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टूडेड स्ट्रोक। उनके मजबूत हाथों की वजह से बड़े बड़े पेड़ भी कट कर गिर जाते थे जब वो अपनी फसल उगाते थे। और जो भी बड़े मीन्स पेड़ आते थे उनको भी वो काट के यूज करते थे और फिर नए पेड़ भी उगाते थे। स्टेंजा 8 की बात करें, स्टेंजा 8 में है अमीरों के लिए सीख। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉल। कामयाबी, एम्बिशन कामयाबी और बड़े लोग इन गरीबों की मेहनत का मजाक ना उड़ाएं। देयर होमली जॉय एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। उनकी छोटी सी खुशियाँ और उनकी गुमनाम किस्मत का मजाक ना बनाया जाए। नोर ग्रैंड्योर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल। इसमें क्या है, ना ही बड़े लोग ग्रैंड्योर नफरत भरी मुस्कुराहट के साथ सुने। उनके अंदर नफरत होती है और फिर भी वो स्माइल के साथ सुनते हैं। डबल मीनिंग है यहाँ पे। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। इन गरीब लोगों की छोटी और सीधी सीधी एनल्स होता है कामनाएं को, जो भी वो कामना करते हैं उन पे मजाक ना उड़ाया जाए, उन पे स्माइल ना करी जाए, उनको नीचे नहीं दिखाना चाहिए। ये बात करी है। स्टेंजा 9 की बात करें, सबका अंजाम एक ही होता है। एट द एंड एवरीबडी हैव फेस द डेथ। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, द बूस्ट ऑफ हार हरेल ड्राई
द pomp ऑफ पावर, इसमें उन्होंने कहा है ऊंचे खानदान का घमंड हो या ताकत की चमक धमक की बात करी है उन्होंने। पूर्वजों की दिया हुआ चमक धमक वाला घमंड होता है। एंड all that beauty, all that wealth e'er gave, खूबसूरत हो या बेशुमार हो दौलत कितनी भी हो, awaits alike the inevitable hour, सब एक ही वक्त मौत का इंतजार कर रहे हैं। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, जो कामयाबी के सारे रास्ते हैं सिर्फ एक कब्र की तरफ ही जाते हैं, मौत सबको बराबर कर देती है। ये हमारे स्टेंजा हुए हैं, 9 तक 10th स्टेंजा में आए हैं। 10th स्टेंजा में यादगार की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई तुम्हें याद करे आफ्टर डेथ, तो उसको डिफाइन कर रहे हैं। नोर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फ्लोट, ओ घमंडी लोगों, इन गरीबों को दोष फॉल्ट मत दो। इफ मेमोरी और देयर टॉम ट्रॉफीज राइज वेयर थ्रो द लॉन्ग ड्रोन इसले एंड फिटेड वैली, इसमें वो कह रहे हैं जैसे कि अमीरों की, इफ मेमोरी की बात करें, अगर उनकी कब्र पर बड़े बड़े यादगार पत्थर, ट्रॉफीज मीन्स पत्थर नहीं लगे हैं, जैसे कि अमीरों की कब्रों पर बड़े बड़े जो पत्थर लगाए जाते हैं, गिरजा घर में बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं, अमीर इंसानों की कब्र में होता है, जहाँ उनकी तारीफ में गाने गाए जाते हैं। गरीबों के पास ये सब नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे हैं। ये हमने 10th स्टेंजा करे हैं। अब स्टेंजा 11 पे हम आए हैं। कैन स्टोरेड can stored earn or animated burst back to its mansion called the fleeting breath, इसका मतलब है क्या किसी खूबसूरत मिट्टी के अर्न मतलब जो कलश होते हैं या जीती जागती दिखने वाली मूर्ति कंपैरिजन है से किसी की निकलती हुई सांसें वापस आ सकती हैं। मीन्स क्या किसी कलश पे जो पेंटिंग होती है उससे जो एनिमेटेड चीज़ें होती है बनी हुई हैं वो वापस आ सकती हैं, या किसी की पोर्ट्रेट से उसको सांस मिल सकती है। कैन ऑनर्ड वाइस, यहाँ पे हम कैन ऑनर्ड वाइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लेटर्ड स्मूथ द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, अब इसमें क्या इज्जत और शोहरत की बातें मिट्टी में मिल चुकी हैं इंसान को जगा सकती हैं। अगर मैं इज्जत और शोहरत की बातें करूं तो वो जो इंसान मर चुका है उसको उठा देंगी। क्या मौत के भरे गहनों को, अगर जो मौत से भरे हुए चीजें हैं हमारी, यहाँ पे वो कह रहे हैं मौत से भरे हुए कानों को, अगर जो हम फ्लटरिंग बातें होती हैं जो मक्खन लगा लगा के बातें करते हैं, खुश किया जा सकता है उनको, जो मर चुके हैं उनको खुश किया जा सकता है उनकी तारीफ कर करके। नहीं, मौत पर किसी की बहस नहीं चलती, अगर वहाँ बात करते हैं तो वहाँ बहस करी जा सकती है उनसे। ये चीज़ें इसमें डिफाइन थी कि मीन्स जो मर चुके हैं उनको सांस कैसे मिलेगी, उनसे बहस कैसे होगी, उनसे बातें कैसे कर सकते हैं, कैसे उनकी तारीफ कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड 12th की बात करें, छुपा हुआ टैलेंट भी सब में होता है ना, हर किसी में टैलेंट होता है। Perhaps in this neglected sport is led some heart once pregnant with the celestial fire, शायद इस गुमनाम जगह पर कोई ऐसा दिल दफन हो जिसमें कभी आसमानी आग मतलब बदला या
टैलेंट या जज्बा की बात कर रहा है, वो यहाँ पे था। अब जितनी डेड बॉडीज हैं इनमें से कोई एक ऐसा भी होगा जिसमें उसके दिल में जो से कि आसमान छूने की आ गए, बहुत टैलेंटेड होगा, पर वो उसका टैलेंट ऊपर नहीं आया है। Hence that the road of empire might have strayed or wake to scarcity the living lyre. Hence that road of empire might have strayed. शायद इन्हीं हाथों में इतनी ताकत थी कि ये किसी एम्पायर साम्राज्य पर राज कर सकते थे जो अभी नीचे दफन है, और अवेक द स्केसिटीज द लाइफ लेयर है, या ये लोग इतने बड़े म्यूजिशियन संगीतकार बन सकते थे जो अपनी दुनिया से सबको दीवाना कर देते। इसमें कुछ टैलेंट के बारे में बात करी, किसी म्यूजिशियन के बारे में बात करी, कोई एम्परर बन सकता था और सबके अंदर टैलेंट है वो भी यहाँ पे दफन है। स्टेंजा 13 की बात करें, इसमें गरीबों की बारे में बात है, क्या क्या रुकावटें आई हैं गरीबों की लाइफ में। बट नॉलेज टू देयर आईज आर एम्पल पेज, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नियर अनरोल। लेकिन ज्ञान नॉलेज ने कभी उनके सामने अपनी किताबें नहीं खोली, ना ही उन्हें दुनिया के बारे में सिखाया। चिल पेंट्री रिप्रेस देयर नोबल रेज, ठंडा कर देने वाली गरीबी मीन्स प्योनरी होता गरीबी ने उनके अंदर के बड़े जज्बात हौसलों को दबा दिया। एंड फ्रोजन द जेनियल करंट ऑफ द सोल, उनकी आत्मा की ताजगी और टैलेंट को गरीबी ने बर्फ की तरह जमा दिया, यानी उन्हें मौत ही उन यानी उनको मौका ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला उनको। 14th स्टेंजा की बात करें, full many a James the purest ray send ray, the dark unfathomed cave of ocean bear। समुंदर की गहरी और अंधेरी घाटियों में ऐसे कितने ही कीमती हीरे जेम्स पड़े हैं जिन्हें कोई देख नहीं पाता है। वैसे ही कंपैरिजन है, यहाँ पे भी कितने कीमती इंसान होंगे, कितना टैलेंटेड होगा जिनका टैलेंट कभी उभर के ही नहीं आया है। Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air। कितने ही फूल ऐसे होते हैं जो जंगल में खिले हैं, पर उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता, और उनकी खुशबू, अब खुशबू की बात करें, खुशबू उनकी रेगिस्तान की हवाओं में जायज हो जाती है, चली जाती है। पोएट कह रहे हैं कि ये गरीब लोग भी उन्हीं हीरो और फूलों की तरह हैं जिनका टैलेंट दुनिया नहीं देख पाई। स्टेंजा 15th पे आ गए हैं हम। स्टेंजा 15th स्टेंजा बात करता है अनजान हीरोज की जो दुनिया में पहचाने ही नहीं गए हैं। सम विलेज हेम्पडेन दैट विथ dauntless breast the little tyrant of his field withstood। शायद यहाँ कोई ऐसा किसान दफन हो जो किसी बड़े नेता, हेम्पडन का मतलब है नेता, जैसे निडर हो, कि नेता होते हैं वो निडर होते हैं, उन जैसा कोई ऐसा किसान हो जिसने अपने खेत की चोटों से जो जालिम जमींदार हैं उनको डांट कर मुकम्मल किया हो। सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हेयर में रेस्ट। शायद यहाँ कोई मिल्टन, एक महान कवि मिल्टन जो पोएट है उनसे कंपैरिजन है, शायद यहाँ कोई मिल्टन जैसा इंसान सोया है जो घूमने, इनग्लोरियस मतलब यहाँ कोई मिल्टन जैसा आदमी है, सोया हुआ है। इनग्लोरियस का मतलब है गुमनाम,
रह गया है और कभी कुछ बोल ही नहीं पाया है। Some Cornwell guiltless of their country's blood। शायद यहाँ कोई कॉमवेल इंग्लिश जो इंग्लैंड है, इंग्लिश रूलर की बात है, इंग्लैंड के रूलर की बात है, जैसा दिमाग वाला इंसान हो जिसने कभी किसी का खून नहीं बहाया क्योंकि उसे कभी ताकत ही नहीं मिली। नेक्स्ट स्टेंजा है, यहाँ पे 16 स्टेंजा है। यहाँ शोहरत, जो हमें प्लेजर मिलना है, शोहरत मिलनी है, उसका ना मिलने का दुख बता रहे हैं यहाँ पोएट। द अप्लाउज ऑफ लिसनिंग द सेनेट्स टू कमांड। बड़े नेताओं के, सेनेट्स की नेताओं से जो तालियां बजवाना। द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड रिन्यू ऑफ डिस्पाइस। यहाँ क्या है, मुश्किलों और बर्बादी से ना डरना। थ्रेट्स, जितनी भी मुश्किलें हैं, धमकी हैं, उनसे ना डरना, उनसे भागना नहीं। टू स्कैटर्ड पेलेंटी और ए स्माइल लैंड। देश में खुशी और, यहाँ बात करूं, देश में खुशहाली और दौलत बनते बनाते देना देना सबको। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन आवर नेशंस आइज। और पूरे देश की आंखों में अपनी इज्जत दिखाना यानी बड़ा नाम बनाना, ये सब उनकी किस्मत में नहीं था, जो यहाँ पे गरीब ग्रेव में दफन है। उनकी किस्मत में नहीं था, उनकी किस्मत में ये नहीं था कि नेताओं से तालियां बजवाएं। वो मुश्किलों में डर के निडर होके खड़े हुए और खुशहाली में दौलत बांटते घूमे। और लास्ट लाइन क्या है, अपनी नेशंस की आइज में इज्जत दिखे, सब लोगों उसको इज्जत से देखें। नेक्स्ट स्टेंजा 17th है। There are lot forbids nor circumstance alone। इस लाइन का मतलब है, यहाँ 17 स्टेंजा में गरीबी ने पाप से बचाया है, तो उससे को हम डिफाइन करेंगे। There are lot forbid nor circumscribed alone their growing virtues but their crimes confine। उनकी किस्मत, लोट किस्मत ने उन्हें रोका, ना सिर्फ अच्छे काम होते हैं वर्चूज करने से, बल्कि उन्हें बड़ा जुल्म करने से भी रोक दिया। forbade to wade through slaughter to a throne। उन्हें मौका नहीं मिला कि वो खून खराबा, स्लॉटर मीन्स खून खराबा करके किसी ताकत मीन्स थ्रोन पे बैठ जाएं, कि वहाँ के मशहूर नेता बन जाएं। एंड शट द गेट ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड। और ना ही उन्होंने कभी इंसानियत पर तरस खाना बंद किया, क्योंकि उनके पास ताकत ही नहीं थी। मर्सी वो शो करते रहे, उन्होंने हमेशा तरस दिखाया, तरस खाना कभी उन्होंने बंद नहीं करा, क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी। स्टेंजा 18 की बात करेंगे। 18 स्टेंजा में झूठ से बचे रहे हैं वो लोग जो मासूम थे, गरीब थे। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड। सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो। टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजीनियस शेम। शर्म से लाल होने वाले चेहरों को छुपा रहे थे। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विद इंटेंस किंडल एट द मोस्ट फ्लेम। या फिर बड़े बड़े अमीर लोगों की झूठी तारीफ में शायरियाँ लिखना, ये सब काम उन्होंने कभी नहीं किया। इसमें 18 स्टेंजा में क्या बात हुई है, सच्चाई को उन्होंने कभी छुपाने की कोशिश नहीं करी, शर्म से वो हमेशा लाल चेहरा को छुपाते थे। और ये बड़े बड़े अमीर लोग झूठी तारीफ और शायरियों में कभी उन्होंने नहीं की, लिखी नहीं थी, ये सब काम उन्होंने नहीं किए। 19 स्टेंजा की बात करें। सुकून की जिंदगी जी है उन लोगों ने। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड
ignoble strife. दुनिया की भीड़ और बेकार की लड़ाइयों से बहुत दूर थे ये. Their sober wishes never learned to stray. उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें कभी ये भटकी नहीं थी. Along the cold squinters the veil of life. जिंदगी की इसी ठंडी और शांत वेल में, वेल होती है एक लंबी सी वेल में, जिंदगी की ठंडी और शांत वेल, वे लंबी लंबी घाटियां. They kept the noiseless tenure of their way. वो हमेशा खामोशियां और सुकून से अपनी राह पर चलते रहे. नॉइसलेस मतलब चुपचाप सुकून से अपनी जो पाथ है उस पे ही चलते रहे. 20th स्टेंजा है, छोटी सी यादगारी के बारे में बात हो रही है. Yet even these bonds from insult to protect some frail memorial still erected nigh. फिर भी उनकी उनकी मिट्टी को भी इज्जत से बचाने के लिए उनकी कब्रों के पास कोई ना कोई कमजोर सा पत्थर इमोर्टल लगाया हुआ है. With the uncouched rhyme and shapeless sculptures decked, जिस पर आधी तिरछी शायरियां और टूटे फूटे निशान बने हुए हैं. Imperil the passing tribute of a sight, जो वहां से गुजरने वालों से बस एक ट्रिब्यूट क्या होता है, उनकी तरफ ट्रिब्यूट करना की उम्मीद रखते हैं. ठंडी आंखों से देखना, बस उसी की बस उम्मीद रखते हैं. ना ज्यादा उनकी ग्रेव पे कुछ वर्क है, वो भी है थोड़ा बहुत है, स्टोन है, टूटा फूटा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे. नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा 21st स्टेंजा है. Their names, their ears spelled by the unlettered mouse. उनका नाम और उनकी किसी unlettered मीन्स अनपढ़ शायरी ने लिख दी है, कि उनके नाम वाम किसी ने जो कि पढ़ा लिखा नहीं है उसने लिख दी है. द प्लेस ऑफ फ्लेम एंड एलिजी सप्लाई. वही मूली माली जानकारी उनकी शोहरत की जगह ले लेती है. एंड मैनी होली टेक्स अराउंड शी स्ट्रेव. वहाँ बाइबल के कुछ बातें होली टेक्स लिखी हैं. दैट that teach the realistic to die. जो वहाँ के गांव वालों को मौत का मतलब समझाती हैं, कि कैसे रियलिस्टिक मोरलिस्टिक डाई मतलब मौत का मतलब समझाती हैं चीजें जो लिखी हुई हैं वहाँ पे एक इलिटरेट पर्सन के द्वारा. स्टेंजर 22nd. For who to dumb forgetfulness a prey, these pleasing anxious being resign. जिंदगी से लगाओ. For whom to dumb forgetfulness a prey. कौन ऐसा इंसान होगा जो चाहेगा कि उसे मौत के बाद सब भूल जाए. कौन चाहता सब भूल जाए, डम बन जाए, कि सबको याद ही ना आए. फॉरगेटफुलनेस भूलना ना. दिस प्लीजिंग एंशियस बीइंग रिजाइन. कौन अपनी इस प्यारी और परेशानियों से भरी जिंदगी को छोड़ना चाहता है. लेफ्ट द वार्म प्रीसेंटेस्ट ऑफ द चीयरफुल डे. दिन की इस गर्म रोशनी को छोड़ने का वक्त आ गया है. नॉर कास्ट वन लॉगिंग लिंक्स रिंग्स लुक बिहाइंड. क्या किसी ने जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा होगा. सब चाहते हैं कि उन्हें याद किया जाए. स्टेंजर 24th इमोशनल है काफी. On some fond breast the parting soul reply. मरते वक्त इंसान चाहते हैं कि कोई अपना उसके पास हो,
Some poets drops the closing eyes. बंद होती आंखों को अपनों की मीन्स पोजियस ड्रॉप से आंसुओं की जरूरत होती है. Even from the tomb the voice of nature cries. कब्र के अंदर से भी इंसान की फितरत यही चाहती है. Even in our ashes life there wanted fires, कि हमारी राख में भी वही पुरानी यादें और एहसास जिंदा रहता है. स्टेंजा 24th पोएट अपनी बात कर रहे हैं स्टेंजा 24th में. For thee who mindful of the unhonored death, पोएट अपनी आप से कह रहे हैं तुम जो इस गुमनाम मर्दों के बारे में सोच रहे हो. Those in these line their artless tale relate, और इन लाइनों में उनकी सीधी सादी कहानियां सुन रहे हो. If chance by lonely contemplation led, अगर कभी कोई अकेला इंसान सोचे. Some kindred spirit shall inquire the fate, और कोई तुम्हारे जैसा ही काइंड स्पिरिट तुम्हारे जैसा ही तुम्हारे नसीब के बारे में पूछे. स्टेंजा 25th. एक बुजुर्ग की जबान से बात हो रही है इस स्टेंजा में. एप्ले सम होरी हेडेड स्वेन में से, शायद कोई सफेद बालों वाला बुजुर्ग किसान जवाब दे. Often have we seen him at the peep of dawn, हमने उसे पोएट को अक्सर सुबह सुबह देखा था. Brushing with the hasty step the dews away, ओस ड्यू होता है उसकी बूंदे ड्यूज को अपने कदमों से हटाते हुए. To meet the sun upon the upland lawn, पहाड़ पर सूरज का इंतजार करते हुए इंसान को देखा. स्टेंजा 26th. There at the foot of yonder nodding beech, वहां उसे हिलते हुए बीच के पेड़ के नीचे देखा. यहाँ पोएट बहुत अकेला फील कर रहे हैं. That whereth its old fantasies root so high, जिसकी पुरानी जड़ें रूट्स ऊपर तक दिखती हैं. His listless length at the noontide would he stretch, दोपहर में वो वहाँ सुस्त होकर लेट जाता था. And pour upon the brook that babbles by, और पास से बहती हुई नदी ब्रूक नदी को घूरता रहता था. Stanza 27th. Hard by yon woods, now smiling as in scone muttering, now dropping woeful one like one forlorn. इसमें कहा है पोएट की हालत के बारे में. कभी वो जंगल के पास ऐसी मुस्कुराता था जैसे कि मजाक उड़ रहा है. हार्ड बाय योन वुड नाउ स्माइलिंग एज क्रॉन, कि जंगल के पास से जाता था बहुत मुस्कुराता था कि किसी का मजाक उड़ा रहा है. मटरिंग हिज वे यार्ड फाइनेंसेस हिज ही वुड रोव, तो इसका मतलब है कभी वो यहाँ पे क्या हुआ था, अपने ही धुन में घूमता रहता था, अपना गीत गाता रहता था. नाउ ड्रूपिंग वुल्फ मैन लाइक वन फॉरलॉन, कभी वो बहुत उदास और पीला, वॉन मतलब पीला दिखता है जैसे कि किसी ने उसे छोड़ दिया हो. और क्रेजी विद द केयर क्रॉस्ड इन द होपलेस लव, या शायद परेशानियों की वजह से पागल हो गया है या किसी से मीन्स ब्रेकअप या दूर हो गया है. इससे रिलेटेड है ये लाइन.
28th लाइन हम स्टेंजा कंप्लीट हो गए। 29th स्टेंजा पे आएंगे हम। 28th स्टेंजा हमारा नहीं हुआ है, 27th कंप्लीट हुआ है। One morn I missed him on the accustomed hill. फिर एक सुबह वो अपनी पुरानी पहाड़ी पर नहीं दिखा। Along the heath and near his favorite tree. ना ही मैदान में और ना ही अपने मनपसंद पेड़ के पास। Another came nor yet beside the rail. दूसरी सुबह आई तब भी वो नदी के पास नहीं था। Nor up the lawn nor at the wood was he. ना ही वो घास पर था ना ही जंगल में। ये डिफाइन कर रहे हैं अपने दोस्त के बारे में, कहीं नहीं था वो। स्टेंजा 29th है। The next with degrees with dew in sad array. तरसे हुए दिन हमने देखना कि जिसमें क्या होते हैं, तरस के हुए दिन देखना कि जनाजे के गाने गाए जा रहे हैं कि कैसे किसी का जनाजा निकल रहा है। स्लो तो द चर्च वे पाथ वी सो हिम बोरे। और हमने उससे धीरे धीरे चर्च के रास्ते से जाते हुए देखा। अप्रोच एंड रीड फॉर दो कैंस्ट रीड द ले। बुजुर्ग खेत हैं और आओ और इसे यहाँ पे पत्थर पर लिखी हुई बातें पढ़ो। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी ओल्ड मैन है वो कह रहा है कि जो भी पत्थर पे लिखी हैं बातें उनको आप पढ़ो। क्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ योन एज्ड थ्रोन। जो इस पुराने जो इस पुराने हमारे यहाँ एक पेड़ को डिफाइन करा है। पुराने पेड़ के नीचे लगे पत्थरों पर लिखी हैं उन बातों को तुम पढ़ो। स्टेंजा 30th स्टेंजा पे आ गए हैं हम, जो कि एक एपिथेट है। हर रेस्ट Here rest his head upon the lap of earth. यहाँ मिट्टी की गोद में एक ऐसा नौजवान सोया है। A youth to fortune and to fame unknown. जिसे ना कभी दौलत मिली है और ना ही शोहरत। फॉर्चून फेम और दौलत नहीं मिली, दौलत और शोहरत नहीं मिली है। फेयर साइंस फ्राउंड नॉट ऑन हिज हम्बल बर्थ। भले ही वो गरीब घर में पैदा हुआ पर वो पढ़ा लिखा और समझदार था। द एंड melancholy mark him for her own. और उदासी melancholy सैडनेस होता है हमेशा उसके साथ रहती थी। नाउ स्टेंजा 31st। Large was his bounty and his soul sincere. वो बहुत ही दिलदार था और उसका दिल साफ था। Heaven did a recompense as largely sent. भगवान ने उसे इसका बदला भी दिया है। He gave to misery all he had a tear. उसने क्या किया, गरीबों को वो दिया जो उसके पास था, अपने आंसू। He gained from heaven the was all he wished a friend. और बदले में उसे एक सच्चा दोस्त मिला। नेक्स्ट है हमारा स्टेंजा 33rd 32nd स्टेंजा है, सॉरी। नो फर्दर सीक हिज मेरिट टू डिस्क्लोज। अब इससे ज्यादा उसकी खूबियां मेरिट्स को मत ढूंढना। और ड्रू हिज फ्रेटीज फ्रॉम देयर ड्रेड्स अबोट। और ना ही उसकी कमजोरियां, फ्रेलिटीज होता है कमजोरियां को निकाल लो। देयर दे लाइक इन ट्रेम्बलिंग होप। वो अब अपनी बुराइयों और अच्छाइयों के साथ वहां लेटा है। द ब्लूम्स ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड। वो अपने पिता और अपने भगवान की गोद में है। विलेज हेम्पडेन होता है, यहाँ पे रेफरेंस करा है
John Hampden, who Regis Charles I, represent political courage in a small setting. Mute Inglorious Milton के बारे में बात करी है. A villager who had the talent of John Milton, but due to lack of education, he is not able to gain that pleasure and that achievement as like Milton. Cromwell की बात करी है. Guiltless of his country blood, a villager who had the leadership of Oliver Cromwell but never had the chance to lead an army or commit crime. मतलब विलेजर्स के पास लीडरशिप थी किस जैसी ओलिवर कॉमवेल जैसी थी, पर उसको कभी चांस नहीं मिला. लिटरेरी फिगर के बारे में बात करें, मेटाफर स्टेंजर 14 में आया. फुल पैनी अ जेम्स ऑफ प्योरेस्ट रे सेरने एंड फुल मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन. यहाँ पे बात कर रखी है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटाफर इन द पोएम कंपैरिजन द हिडन जेम्स, जो कि हमारे ओशियंस में कितने कीमती मोती होंगे जो कि बहुत गहराई में होंगे, और हमारे जो फ्लावर है वो कितना सुंदर होगा एक डेजर्ट एरिया में, उसके पास नहीं पहुंचा जा सकता. पर्सोनिफिकेशन की बात है. कैन ऑनर वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, फ्लटरिंग सोदे द डल कोल्ड एरा टू डेथ. इसमें पर्सोनिफिकेशन है. एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ द साउंड की बात करें, पर्सोनिफिकेशन है मीनिंग टू गिव ह्यूमन लाइफ क्वालिटीज ऑब्जेक्ट को देते हैं. जब लुक अलिट्रेशन की बात करें, लुक फॉर रिपीटिंग साउंड, ही गेन्ड फ्रॉम हेवेंस द वाज ऑल ही विश्ड अ फ्रेंड. इसमें रिपीटेशन साउंड हो रही है. अब पेन्योरी का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी. जिनेल का मतलब होता है क्रिएटिव और लाइफ लिविंग से रिलेटेड है. मेडिंग का मतलब होता है फ्रेंजाइज और एक्टिंग मैडली. हॉनरी हेडेड ग्रे हेयर्स के ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं. टू होम डज epithet refers, epithet refers technically refers to the speaker, speakers को ही रेफर करा जा रहा है epithet. What was his bounty, bounty क्या है, his soul और sincerity के बारे में बात करी जा रही है. What did he give to misery, misery को क्या दिया जा रहा है, a tear. स्टेंजा फॉर्म एक ये हीरोइक क्वाट्रेन में लिखा गया 4 लाइन्स ऑफ आयामिक पेंटामीटर, जो कि राइम में है हमारी ए बी ए बी. अगर मूवमेंट की बात करें, इसमें हमारी ट्रांजिशन फ्रॉम जर्नल ग्रेवयार्ड टू स्पेसिफिक पोएट्स ऑन इमेजिनेशन ऑफ डेथ पे चली गई. एक गरीब जनरल गरीब की बात कर रहे थे, लास्ट में वो अपनी इमेजिन करने लगे थे डेथ को. अब हम क्वेश्चंस करेंगे. इन द लाइन द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स टू द ग्रेव, ग्रेज इम्प्लाइज यहाँ पे डेथ इज द अल्टीमेट लेवरे को इम्प्लाइज करा जा रहा है. व्हाट डज द मर्डिंग क्राउड सिग्निफाइज इन द पोएम, जो मर्डिंग क्राउड है वो एक चोस्टिक एंड एम्बिशियस वर्ल्ड ऑफ सिटी और फेम के बारे में बात कर रही है. विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन कैन फ्लेटर्ड सोदे द डल कोल्ड एरा ऑफ डेथ. इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज किया जा रहा है. नेक्स्ट हम बात करेंगे. द विलेज हैम्पडन एंड म्यूट इंग्लोरियस मिल्टन्स आर मेंशन टू हाईलाइट, किसको हाईलाइट कर रहे हैं, द वेस्टेड पोटेंशियल ऑफ पुअर ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन फुल मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, मेटाफर का यूज हुआ है. According to Gray, what repressed their noble rays and froze the genial current of the soul, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चिली पेनरे एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है. द फेस द मर्डिंग क्राउड रेफर्स टू, मर्डिंग क्राउड किस चीज को रेफर कर रही है, मर्डिंग क्राउड रेफर कर रही है द नॉइजी एम्बिशियन एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑफ द सिटी. व्हाट इज द हीरोइक क्वाट्रेन का क्या मतलब है, और एलेजिक स्टेंजास यूज्ड इन द पोएम. 4 लाइन्स ऑफ आयामिक पेंटामीटर जिसमें राइमिंग है ए बी. इन द लाइन कैन ऑनर्ड वॉइस प्रोवोक द साइलेंस डस, द वर्ड प्रोवोक मीन्स, प्रोवोक का मतलब होता है टू कॉल बैक टू द लाइफ, टू अवेकन, कि भाई कॉल बैक करी जा रही है, तो उठो तुम सुनो जो ग्रेव में मर चुके हैं. Why does the poet call Cromwell guiltless of his country's blood in stanza 15th? Because the villager Cromwell never had
द पावर टू स्टार्ट वॉर। उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो वॉर स्टार्ट करे, पर उसके पास क्वालिटीज थी कॉमवेल जैसी। नेक्स्ट है थॉमस ग्रे एलिजी इज कंसिडर्ड अ ट्रांजिशन बिटवीन विच टू पीरियड्स। तो ये नियो क्लासिकल और रोमांटिक पीरियड्स के बीच में ट्रांजिशन शो करती है थॉमस ग्रे की एलिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिथेट्स एट द एंड ऑफ द पोएम। इसका क्या फंक्शन है? टू प्रोवाइड अ क्लोजिंग मेडिटेशन ऑन द पोएट्स ऑन इमेजिनिंग डेथ। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टेंजा 14 द जेम एंड द फ्लावर सिंबलाइज ये ग्रेट टैलेंट that go unnoticed and unworded. 11th question है what does the line the path of glory laid but the grave implied? ये death is an ultimate level of all the social rank. Question number 12 है the poem begins with the curfew trolls and the keen partying day indicates ये evening और twilight को इंडिकेट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 13 पोएम द अनलेटर माउस स्टेंजा में है रेफर्स टू ये सिंपल अनएजुकेटेड स्क्रिप्चर्स इंस्क्रिप्शंस को विलेजर्स के जो कि टॉम स्टोन पे उनको रेफर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डज द पोएम मेंट बाय एनिमेटेड बस्ट इन स्टेंजा 11। तो अ ग्रेव अ लाइफ लाइक स्टेचूज और स्क्रिप्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 है टू होम डज द पोएट गिव अ टीयर इन द एपिथेट। तो ये मिजरी द पुअर को दिया है। इसकी पब्लिकेशन डेट है द एलिजी इन द कंट्री चर्चयार्ड की 1751 की इसकी पब्लिकेशन डेट है। इंस्पिरेशन है डेथ ऑफ ग्रेस फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट की डेथ होने के बाद उन्होंने ये लिखी थी। सेटिंग है सेंट ग्ले चर्च स्ट्रोक पोज और ये बिलोंग करती है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें स्किल अप अकेडमी 9।